अच्छा, ये जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो इस रीजन को कहा है हमने, जो बाकी जो रीजन बचा था हम जाहिर सी बात है उसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये हमारे पास रीजन है, ठीक है, पूरा। और ये दो इवेंट्स हैं, ये पूरा ए यूनियन बी है, बाकी जो बचा वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सिंपल 1 - ए यूनियन बी करते हैं, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास 0.39 आ गया, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया, 0.61 माइनस दिस करके वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अच्छा, पी ऑफ ए हमने वेन डायग्राम से निकाल लिया, क्या आया है पी ऑफ ए। अब देखें पी ऑफ ए क्या आएगा, हमने वेन डायग्राम बनाई थी, ठीक है। ये आया 0.35, ये आया 0.11 और ये आया था 0.15, ठीक है। तो ये ए था, ये बी था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, जाहिर सी बात है ये इस पूरे की प्रोबेबिलिटी होगी, इस पूरे का। तो ये कितना होगा, 0.35 प्लस 0.11, 0.46। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये होगी, ठीक है, 0.15 प्लस 0.11, 0.26 होगी। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूज करना होगा, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में ही गिवन है। और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है 0.26 है, ये निकल चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई मसला ही नहीं है, 1 - 0.26 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.74, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की जो है वो कुछ मेथड्स हैं, और इसके बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। तो खैर इस पे जितने मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, बहुत किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्व मेरे पास कहीं अगर बुक में मिले तो मैं वो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो। खास कर ये मेडिसिन्स के डिजीज के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वो हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। बायस रूल पे हमने बात की थी, बायस रूल हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। अब वो पी ऑफ बी गिवन है को हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मजीद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो निकाली जा सकती है, सही है। तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं अगर इवेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं। आप देखें ये आ गया 22 रूल पे प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है डिजीज का भी, ये भी हम देखेंगे। अच्छा है ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। आप देखें सपोज देयर आर 3 बैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बहुत ज्यादा इस तरह के इस मतलब इस तरह इस ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम जो है ना 50 मुख्तलिफ तरीकों से पूछे जाते हैं। ये अर्न कंटेनिंग इतना बॉल इतना बैग कंटेनिंग, ये मतलब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत किताबों में आपको मिलेंगे ये, हाँ मतलब हर किताब में ही मिलेगा ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम। सपोज देयर आर 3 बैग्स, ठीक है। अब आपके पास 3 बैग है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा जो है ना वो है मतलब खुश्क सा है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पसंद नहीं करते इस सब्जेक्ट को वैसे, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये कि बस कॉन्सेप्ट आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह बिल्ड होते जाएंगे। तो 3 बैग्स हैं आपके पास, बैग 1 है 75 रेड एंड 25 ब्लू बॉल्स। अब यहाँ पे 75 रेड है, 25 ब्लू है, तो टोटल कितने हो गए 100। अच्छा बैग 2 है 60 रेड
60 रेड है एंड 40 ब्लू, 40 ब्लू, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ भी 100 हो गए। बैक 3 हैज 45 रेड एंड 55 ब्लू, ठीक है, ये भी 100 हो गए। पहली चीज तो आपने ये पिक करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या पूछा है, इफ वन बैग इज चूजन एट रैंडम। सबसे पहले तो इन तीनों में से एक बैग चूज कर लिया गया सबसे पहले, ठीक है। पहली चीज क्या की, एक बैग को चूज किया गया इन तीनों में से। फिर एंड वन बॉल इज रैंडमली पिक्ड फ्रॉम दिस बैग, फिर उस बैग में से जिसको चूज किया गया था एक बॉल रैंडमली पिक की गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अब बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो रेड है, ठीक है। ये पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। इसको हम पार्ट 1 कह लेते हैं, इसको क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले क्या है कि आपने बैग चूज किया, ठीक है। तो ये बैग 1 है, इसको B1 नाम देते हैं, बैग 2 है, ये बैग 3 है। तो बैग 1 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाहिर है ये भी 1/3 होगी क्योंकि टोटल 3 बैग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 1/3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 जो है ये भी 1/3 होगी क्योंकि 3 में से सिलेक्ट होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 जो है ये भी 1/3 होगी, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज तो 1/3 होंगी, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है, ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखें, नाउ वी कैन इजीली ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, गिवन दैट द बैग इज B1। अब अगर आपके पास मतलब बैग B1 फॉर एग्जांपल आपके पास है, ठीक है ना, तो ये गिवन हो गया कि आपने B1 चूज किया है बैग, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया आपके पास बैग B1 है, तो रेड बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, जाहिर सी बात है टोटल 75 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 100 हैं, तो 75/100 है यहाँ पे रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 60/100 है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 45/100 है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो अगर बैग 1 चूज हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट बैग 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल बीइंग रेड गिवन दैट द बैग इज B1 विल बी 75/100, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट द बैग इज B2, तो ये क्या होनी चाहिए, जाहिर है ये 60/100 होनी चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज रेड गिवन दैट द बैग इज B3, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। अब बायस रूल जो हमने अभी देखा था वो क्या था, आपके पास जो एक रूल ऊपर हमने देखा था उसमें फॉर्मूला आपके पास था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विल बी, अब इस केस में यानी n 1 से लेके 3 तक चल रहा है, 1 से लेके 3 तक का मतलब क्या है, ये टोटल आपके पास 3 बैग है, ठीक है ना, बैग 1 बैग 2 बैग 3, इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट Bn। अब इसका मतलब भी समझा देता हूँ, इसको कैसे खोलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप परेशान ना हो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखें समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n 1 से 3 तक जा रहा है, तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू, अब देखें समेशन पहले n इज इक्वल टू 1 है, 1 से 3 तक जा रहा है तो पहले 1 पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट B1, ठीक है। फिर समेशन का साइन का मतलब होता है बीच में आएगा प्लस, देन P ऑफ, अब n 1 के बाद 2 होगा ना क्योंकि 1 से 3 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा B2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट B2 प्लस उसके बाद 3 B3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट B3, ठीक है। और 3 तक ये खत्म हो जाएगा क्योंकि टोटल 3 बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है, 1/3 है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट B1 क्या है, 75/100 है, प्लस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 भी 1/3 है, डॉट ये 60/100 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 भी 1/3 है, डॉट
ये 45/100 है, ठीक है। तो 1/3 कॉमन है सब में, तो ये कॉमन बाहर आ गया, बाकी एडअप हो गए और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बॉल रेड हो, 0.6 होगी, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, अब क्या पूछा है उसके बाद उसने, ऑन द अदर हैंड इफ द पिक्ड बॉल इज रेड, कि अगर जो बॉल पिक की गई है वो रेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन। यानी कि जो बॉल पिक की गई है वो आपके पास जो है वो रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैग वन में से पिक की गई होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन दैट R इज चूजन आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R, ठीक है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ R, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटरसेक्शन R, अच्छा ये तो ये भी फॉर्मूला है, मगर इसको यूज करने के लिए पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, दो ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन R, तो हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ R गिवन B1 अपॉन P ऑफ R। आपको याद होगा बायस रूल में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने वहां आपको पढ़ाया था, P ऑफ A गिवन B जो है वो इक्वल है P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B गिवन A डिवाइडेड बाय P ऑफ B, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपके पास P ऑफ B1 भी है, P ऑफ R गिवन B1 भी है, ठीक है, आपके पास P ऑफ R भी आ चुका हुआ है। ये फॉर्मूला यूज करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फॉर अ टेस्ट ऑन अ सर्टेन डिजीज, सपोज वी नो 2% of overall population has the disease, 2% of overall population has the disease, ठीक है। यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज जो है वो 0.02 होगी, क्योंकि 2% का हुआ है ना, तो 2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.02 आएगी, ठीक है। इसको परसेंटेज में जब दिया हुआ हो तो फिर इसको नंबर में हम निकालते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज द डिजीज देन द टेस्ट हैज 95% चांस ऑफ करेक्टली इंडिकेटिंग ही हैज इट। यानी कि अगर उसको डिजीज है, मतलब ये बात तय हो गई कि उसको डिजीज है, तो 95% चांस है कि जो टेस्ट है वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसको डिजीज है, ठीक है। तो यानी कि पी ऑफ क्या कह सकते हैं हम, टी, टी क्या है, डिनोट द इवेंट ऑफ हैविंग डिजीज एज डी, ठीक है, डी जो है डिजीज की को हमने डी कह दिया, ठीक है। एंड द इवेंट द टेस्ट पॉजिटिव एज टी, तो इसको हमने टी कह दिया कि अगर उसको डिजीज है तो उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, उसका चांस जो है वो 95% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट गिवन दैट हैव द डिजीज जो है आपके पास गिवन है 0.95, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट कमिंग पॉजिटिव गिवन दैट डी यानी डिजीज है, वो आपके पास 0.95 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ठीक है यहाँ पे, अच्छा पूछा क्या है उसने, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज, अच्छा एक और बात कही है, देन द टेस्ट हैज अ 10% चांस ऑफ इनकरेक्टली इंडिकेटिंग ही हैज इट। अब ये देखें, ये यानी कि एक और चीज इसमें इसने ऐड कर दी है, वो क्या है कि अगर उसको डिजीज नहीं है तो फिर 10% चांस है कि वो टेस्ट जो है वो इंडिकेट कर दे के डिजीज है, ठीक है।
तो इफ अ पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज द डिजीज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें इसने एक साथ कर दी हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। पहली बात उसने ये कही कि एक पॉपुलेशन है जहां पे 2% डिजीज, 2% लोगों को डिजीज है, तो ये पहली बात थी इसकी। दूसरी बात इसने ये कही, पर्सन हैज अ डिजीज, कि अगर बंदे को डिजीज है देन द टेस्ट हैज अ 95% चांस ऑफ करेक्टली इंडिकेटिंग ही हैज इट। क्या अगर उसको डिजीज है तो फिर जो टेस्ट है उसके पॉजिटिव आने का 95% चांस है। तो एक आपको 0.95 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट कमिंग पॉजिटिव गिवन दैट द पर्सन हैज डिजीज जो है वो आ गई। फिर कह रहा है पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज, कि उसको डिजीज अगर नहीं है, ठीक है, देन द टेस्ट हैज अ 10% चांस ऑफ इनकरेक्टली इंडिकेटिंग ही हैज इट, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट, और इसको हम कह सकते हैं डी कॉम्प्लीमेंट, आई गेस हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, क्योंकि डिजीज ना होने का जो है वो डी कॉम्प्लीमेंट होगा ना। हाँ, और ये चांस आपके पास जो है वो 10% है, तो ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि डिजीज नहीं है, डी मीन्स डिजीज है, ठीक है। तो ये जो चांस है कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए डिजीज ना होने के बावजूद भी, वो 10% चांस है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल भी जो है कुछ इस तरह से ही है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज 0.02 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग डिजीज 0.98 है। जाहिर सी बात है, वन में से माइनस कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसका। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी, आपको ये गिवन है 0.95, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं वन में से माइनस करके। इसी तरह टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने बता दिया कैसे, ऊपर सवाल में गिवन है, ठीक है। इससे हमने ये खुद निकाला टी कॉम्प्लीमेंट गिवन डी कॉम्प्लीमेंट, क्या किया उसको माइनस कर दिया वन में से, ठीक है। सवाल पूछा है, इफ अ पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैव डिजीज, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टेस्ट पॉजिटिव आ जाए यानी डी गिवन टी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज है। तो ये आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी, कि टेस्ट पॉजिटिव है, जो टेस्ट हुआ है पॉजिटिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको वाकईतन डिजीज है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है ये चीज, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी आपको निकालना है। तो अब यहाँ बायस रूल काम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक है। वेयर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी तो हमें नहीं पता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट कमिंग पॉजिटिव तो नहीं पता ना हमें, कि टेस्ट के आने की प्रोबेबिलिटी, वहां तो सारे गिवन पता है कि इस गिवन है तो ये है, गिवन है तो उसकी मदद से हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला आप इजीली याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट आया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डी आया है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट आया है, तो ये चीज यहाँ आती है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। यानी पी ऑफ टी जो है वो इसके बराबर होगा, इन सब के सम के, ठीक है। पी ऑफ मतलब टेस्ट कमिंग पॉजिटिव। और ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, सब आप निकाल चुके हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के मैनिपुलेशन के साथ, कुछ चेंजिंग के साथ दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपसे दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें हमें। ये वाला प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ना हुआ तो मैं आपको करा दूंगा ये, ठीक है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा ये।
दिया हुआ भी है यहाँ पे। और ये वाला प्रॉब्लम भी आप ये वाला भी आप करें, ट्राई करें। बॉक्स कंटेन अ टोटल ऑफ 100 DVDs that were manufactured on 2 machines. Of them 60 were manufactured on machine 1. सेम वही उसी तरह का प्रॉब्लम है कि 3 बैग है, ठीक है, जिसमें 60 रेड है, 40 और इस तरह से। Of the total DVDs, 15 are defective. Of the 60 DVDs that were manufactured on machine 1, 9 are defective. Let D be the event that are randomly. तो ये आप दोनों ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं हुए इन केस तो मैं करा दूंगा। बाकी ये जो आपका लेक्चर 1 है, सॉरी लेक्चर 2 जो था इसमें, ये आपका अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी चीज को जो है ना एक और तरीके से आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि ये वाला मेथड है। मैं कोशिश करूंगा ये भी आपको सिखा दूं, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा यानी कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा डेवलप हो, और डिफरेंट मतलब वर्सिटैलिटी आएगी आपके उसके अंदर स्टडी में। तो ये वाला भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, इससे भी हम रिजल्ट निकालेंगे 0.1624 इसको यूज करते हुए, ठीक है, इस टेबल को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट बात है, अच्छा आज सर ने क्या पढ़ाया था, कोई बता सकता है मुझे काइंडली? जॉइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी इतनी जल्दी? जी जी। क्यों? हाँ, उनका उससे लेक्चर 3 स्टार्ट हो चुका है उनका। अच्छा, उससे पहले सर ने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रैंडम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ाए? जी बिल्कुल, वो भी करवाया है। रैंडम वेरिएबल में आपको बताया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं? जी जी बताया। ये सब बता दिया आपको? जी बताया, लेकिन आप भी काइंडली रिवाइज करवा दीजिएगा वो सब। नहीं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाए या सिर्फ बताए? उन्होंने आज कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए थे, लेकिन आप भी उन्हें ना एक बार काइंडली रिवाइज करवा दीजिएगा। आज करवाए हैं वैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ, वो वो तो जो मैं अरविंद करवाऊंगा। मिलर हाँ हाँ, अरविंद एरविन मिलर। अरविंद मिलर की बुक के ना कुछ पेजेस थे, मैंने वो ग्रुप पे शायद शेयर भी किए हैं, किसी ने पूछे थे मुझसे। वो मुझसे एरविन नहीं, मतलब मिलर ग्रुप मैंने में ही ही सर है। को बताई थी बुक, वो मसला नहीं है, मैं करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एरविन मिलर की एग्जांपल्स कराई होंगी सर ने, मुझे पता है वो क्या कहते हैं, तो आपको